सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं राव जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कराची शहर में सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिजली के निज़ाम का है। सस्ती बिजली तो दूर की बात, महंगी बिजली भी लोगों को सहूलत के साथ नहीं मिल पा रही है। सबसे ज़्यादा 8 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हर बिजली के बिल पर कराची के सार्फिन अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर को रोशन रखने की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक, उसकी पॉलिसीज़, उसकी मैनेजमेंट, उसकी नाकिस कारकर्दगी और नाअहली ने कराची वालों की ज़िंदगी को तारीकी में धकेल दिया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली कराची वालों को दी जा रही है। अगर हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 200 अरब रुपए की सब्सिडी ना दे तो के इलेक्ट्रिक की बनाई गई बिजली की फी यूनिट कीमत कराची वालों को 80 रुपए तक अदा करनी पड़ेगी। के इलेक्ट्रिक की नाअहलियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हुकूमती बॉडीज़ भी अब इसका खुलकर एतराफ़ करने लगी हैं। नेपरा ने अवाम को महंगी बिजली बेचने पर कुछ अर्से पहले के इलेक्ट्रिक पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना किया था। नेपरा की जानिब से बताया गया था कि के इलेक्ट्रिक ने सस्ते और बेहतर कारकर्दगी वाले पावर प्लांट चलाने में जानबूझकर ताखीर की और नाकिस कारकर्दगी वाले पावर प्लांट से महंगी बिजली पैदा की, जिसकी वजह से अरबों रुपए का बोझ आवाम पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन अपना मुनाफा पूरा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन की तादाद 50 लाख तक हो जाएगी। यानी 2030 तक के इलेक्ट्रिक की डिमांड 5000 मेगावाट से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सार्फिन की बढ़ती तादाद के मुकाबले में सिर्फ बिजली की कीमतें ही बढ़ रही हैं। के इलेक्ट्रिक की जनरेशन में कोई इजाफा नहीं हो रहा है और उसका सारा का सारा बोझ नेशनल ग्रिड पर मुंतकिल हो रहा है। माहिरीन इस बात का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि कराची शहर की ज़रूरत को पूरी करने के लिए शायद पूरे पाकिस्तान की बिजली ही बंद करनी पड़े, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। के इलेक्ट्रिक में कब्जे की जंग ने इस इदारे को शहर कराची के लिए अजाब बना दिया है। के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर सिर्फ 12% शेयर रखने वाला अल जमी ग्रुप गैर कानूनी तौर पर काबिज हो गया है, जबकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप सेज, जो कि के इलेक्ट्रिक में 36% का शेयर होल्डर है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। आईनी, कानूनी और अखलाकी एतबार से के इलेक्ट्रिक का इंतजाम सेज ग्रुप के पास होना चाहिए था, लेकिन अल जमी ग्रुप की मोनोपोली और नेक्सस ने सेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप को नाअहल होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन के हुसूल से महरूम किया हुआ है। यानी जिसका हक है उसको वो हक नहीं मिल पा रहा है। इससे कबल भी के इलेक्ट्रिक का इंतजाम अल जमी ग्रुप के पास था, जिसे बदतरीन नाकामी की वजह से अल जमी ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अबराज ग्रुप के हवाले कर दिया था। अबराज ग्रुप के डिफॉल्ट होने के बाद अबराज ग्रुप ने मजीद इंतजामी उमूर अदा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 2019 से अल जमी ग्रुप सिर्फ 12% शेयर्स के साथ के इलेक्ट्रिक के इंतजामी उमूर पर काबिज है। 5 साल से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के बाद भी इस कदर नाकामी है कि कराची के सार्फिन इसकी कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन जो दीगर शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कोई खातिर ख्वाह रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। कौमी खजाने पर 200 अरब रुपए की नाअहली का बोझ अलग इस वक्त लाद दिया गया है। कुछ अर्से पहले सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक से शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब की थी, जिस पर अल जमी ग्रुप ने दीगर शेयर होल्डर्स को भी तफसीलात देने से मना कर दिया था और खुद भी SECP को शेयर होल्डर्स की तफसीलात देने से इनकार करता रहा। शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी 2016 से कराची इलेक्ट्रिक यानी के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रही थी, लेकिन अल जमी ग्रुप की अदम दिलचस्पी की वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक खरीदने से 2023 में मना कर दिया था, क्योंकि अल जमी ग्रुप सिर्फ 12% शेयर्स के साथ के इलेक्ट्रिक पर काबिज है और अरबों रुपए का मुनाफा इस वक्त ये कंपनी कमा रही है। के इलेक्ट्रिक के स्टॉक में हमने नुमाया कमी देखी है, जो कई साल की ऑपरेशनल नाकामियों और सरमायाकारों के शकूक व शुबहात की अक्कासी करती है। कंपनी की मार्केट कैप तकरीबन 116 अरब है, लेकिन इसकी 52 हफ्तों की कीमत की हद ज्यादा उतार चढ़ाव की निशानदेही करती है, जिसमें 25% की नुमाया कमी वाक़ई हुई है। 27.61 बिलियन शेयर्स रखने के बावजूद के इलेक्ट्रिक सरमायाकारों के एतमाद की कमी की जिद्दोजहद कर रही है। इस वक्त एतमाद जो है सरमायाकारों का वो कम से कम होता जा रहा है। गुज़िश्ता साल के दौरान 9.48% नुकसान से इसको नुमाया भी किया गया, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसके इस वक्त मजे हैं, उसकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ये मसाइल कंपनी के अंदर मुसलसल चैलेंजेस की तरफ इशारा करते हैं, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट के परसेप्शन दोनों को ही मुतासिर कर रहे हैं। अब जरा पिछले 5 साल की क्या कारकर्दगी रही है, जरा ये आपसे शेयर करते हैं जल्दी जल्दी। मई 2020 में के इलेक्ट्रिक का एक शेयर 2.89 रुपए का था और शेयर्स का वॉल्यूम 40,66,000
500 था। फिर मई 2021 में यानी एक साल बाद के इलेक्ट्रिक का एक शेयर 3.74 रुपए का था। मामूली सा इसमें इजाफा हुआ इसकी वैल्यू में और शेयर्स का वॉल्यूम 63,66,500 था। फिर मई 2022 अगले साल में के इलेक्ट्रिक का एक शेयर 2.68 रुपए का था, यानी फिर इसमें कमी हुई और शेयर्स का वॉल्यूम 1,54,69,500 था। मई 2023 में एक के इलेक्ट्रिक का एक शेयर 1.83 रुपए का था, यानी इसमें फिर मजीद गिरावट सामने आई और शेयर्स का वॉल्यूम बढ़ 89,47,348 था। फिर मई 2024 यानी पिछले साल के इलेक्ट्रिक का एक शेयर 4.71 रुपए का था। शेयर्स का वॉल्यूम 3,44,84,440 पर आ चुका था और अप्रैल 2025 यानी इस रवा माह में के इलेक्ट्रिक का जो एक शेयर है वो तकरीबन 4 और 4.5 रुपए के दरमियान है और शेयर्स का वॉल्यूम 2,29,07,790 रुपए है। अब जब अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही है तो पब्लिक सर्विस इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है, लोगों को बेहतर सर्विस क्यों नहीं मिल पा रही और जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है, इन्वेस्टर्स को क्यों रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर कोई डिविडेंड नहीं मिल पा रहा है पिछले 5-6 साल से, बहुत ही ख़राब पोजीशन में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा वापस आएंगे, फिर मेहमानों से इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तो के इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स को इस वक्त बदतरीन सर्विस मिल रही है। कंपनी इस वक्त अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही है, इसके बावजूद कस्टमर्स परेशान हैं, कंज्यूमर्स परेशान हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस वक्त बदतरीन रिटर्न्स मिल रहे हैं और ये पिछले 5-6 साल की सूरत हाल है। ब्रेक से पहले थोड़ा सा इसका खुलासा हमने आपके सामने रखा। अहमद चनाय साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शुएब साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो अहमद साहब, ये पिछले 5-6 साल से ना शेयर्स की कीमत में कोई इजाफा हुआ है, वैल्यू में के इलेक्ट्रिक की जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो अलग परेशान हैं, उन्हें टेरेबल रिटर्न्स आप समझें कि उन्हें मिल रहे हैं, बल्कि मिल ही नहीं रहे, तो ज़ाहिर है वो डिविडेंड भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। और चलें, ये होता है कि सर्विस अच्छी हो, पब्लिक कस्टमर सर्विस अच्छी हो तो फिर होती है बात कि कंपनी की कोई एक चीज़ तो बेहतर है, प्रॉफिट के अलावा कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। अरबों रुपए कंपनी कमा रही है, ना पब्लिक को सर्विस कर पा रही है, ना अपने स्टेक होल्डर्स को मुतमईन कर पा रही है। ये आगे किससे आने जाएंगे मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कई जब प्रायोरिटाइज हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक का जो सफ़र है उसमें ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर्स थे, जो इसके शेयर होल्डर्स थे, उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला, कोई रिटर्न नहीं मिला, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और साथ साथ जो कस्टमर की सर्विसेज थी वो भी बहुत अच्छी नहीं रही। पहले तो बहुत बुरी थी, फिर कदरे कुछ बेहतर हुई, लेकिन स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं आज भी। मैं ये समझता हूँ कि कई हमेशा ये उज़र लेता है कि जी हमने टैरिफ बढ़ाने के लिए ओगरा से कहा हुआ है, ओगरा हमारी बात नहीं मानता और टैरिफ बढ़ेगा तो हम अच्छे प्रॉफिट्स में आएंगे और फिर लोगों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि ये शायद दिल को तसल्ली देने के लिए बात है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम डीप डाउन देखें तो कई को हम ये सवाल पूछने का हक रखते हैं कि जो इसके बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उनको बेचने की भी रिपोर्टें हैं, उनके साथ उनका कैश फ्लो जो है वो कंपनी में दोबारा डालने की भी रिपोर्टें हैं। तो ये कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या नहीं पहुँचे, ये तो इनके इंटरनल ऑडिटर ही और एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बता सकेंगे। लेकिन ओवरऑल एज एन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हम ये समझते हैं कि इस कंपनी ने जो है वो हमें कोई डिविडेंड नहीं दिया, कोई इसमें जो है वो हमारी बेहतरी की बात नहीं हुई। तो अहमद साहब, अब ये जिस तरह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस तरह तो लूज़ होता जाएगा, चूंकि ये तो अब सालों का सिलसिला हो चुका है, ये कोई चंद एक महीनों की तो बात नहीं है। 12% के साथ एक ग्रुप इस वक्त डिसीजन मेकर बना हुआ है, सारी अथॉरिटी उसके पास है। जो लार्जेस्ट ग्रुप है, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 24% शेयर्स हैं, सेज ग्रुप के पास 36% शेयर्स हैं, जो दीगर और भी छोटे ग्रुप्स हैं इसमें शामिल हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी इसमें शामिल हैं। तो आखिर ये मोनोपोली, ये नेक्सस, किस तरह से ये सिलसिला चलता जा रहा है? जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसके पास क्यों अथॉरिटी और पावर मौजूद नहीं है? देखिए, ये तो जो प्राइवेटाइजेशन के वक्त इंटरनल अरेंजमेंट्स हुए थे उसके हिसाब से 12% स्टेक होल्डर जो हैं उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल भी है। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसको रिव्यू करें, इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जो है वो दोबारा इंडक्शन की बात करें और इस कंपनी को सही खतूत पे चलाएं, ताकि ना सिर्फ कंपनी प्रॉस्पर हो बल्कि शेयर होल्डर्स जो करोड़ों अरबों की तादाद में हैं उनका भी जो है वो भला हो। सही। तो डॉक्टर शुएब साहब, ये दो चीज़ें ज़ाहिर है, एक तो पब्लिक सर्विस का हाल भी बहुत बुरा है कई इलाकों में। अब ये जो गर्मी का सिलसिला शुरू हो रहा है इसमें तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक के मुतासरीन की तादाद कितनी बढ़ जाती है। और फिर जो
इन्वेस्टर्स हैं जो ज़ाहिर है करोड़ों या अरबों रुपए खर्च करते हैं कि कंपनी आगे मुनाफा कमाएगी तो हमें बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, वो कंपनी तो अरबों का मुनाफा कमा रही है, लेकिन अगर इस तरह इन्वेस्टर्स का हक ही मारा जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर्स पीछे होते जाएंगे, उनकी दिलचस्पी कम होती जाएगी। तो ये अगर हम एक बड़ी लॉन्ग टर्म या बड़ी पिक्चर में देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी को डैमेज करने वाली बात है। मैंने आपको थोड़ी सी इसकी तफसील इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताई। मैं तो सिर्फ आपको ये गुजारिश करूंगा कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर कह लीजिए या इस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है, वो तो अब एक नेक्सस के अंदर फंस गए हैं ना, वो तो एक वेब के अंदर फंस गए हैं ना। उनको तो फंसा लिया गया है। ये जो अकलियत की अक्सरियत पर हुकूमत है ना, ये तो अब मॉडल जो है वो आपको अब आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के तमाम शोबों में नजर आना शुरू हो जाएगा। माइट इज राइट। वो मैं अक्सर बहुत सारी जब अपने स्टूडेंट से यंगस्टर से बात होती है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अब आपको मुहावरे या जुमले बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं आपको देखनी पड़ा करेंगी। आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी इस वक्त है उन 12% लोगों के हाथ में। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है अरबाब जहांगीर, अगर आप इनके ना जो मुख्तलिफ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, अगर आप उनके लिंक्स तलाश करें ना, तो आपको फिर ये असल कहानी समझ में आएगी कि आया ये 12% लोग इतने ताकतवर क्यों हैं। आपको याद है आप ही के एक प्रोग्राम में हम लोगों ने इस बात पे डिस्कस किया था कि ये SCCP जैसे इदारे को इन्होंने अपने डायरेक्टर्स की डिटेल नहीं दी। बिल्कुल, अगर आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे शेयर होल्डर्स को मना किया था कि वो भी ना दें, उनको मजबूर किया वो था। भी ना दें ना, वो भी ना दें। तो आया और SCCP वो इदारा जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये पाकिस्तान के चंद एक इदारों में है जिनमें मैं बड़ा जिन पे फख्र महसूस करता हूँ कि यार इन्होंने कोई काम किया है ना, कोई पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, कोई पाकिस्तान में चीजों को स्ट्रीमलाइन किया है। अगर वो इनके सामने नहीं मतलब रेजिस्ट कर सका वो इतना बड़ा पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन, तो फिर आप सोच लीजिए कि ये क्या होगा। और इसमें जो मतलब दुख होता है जिस चीज का, वो ये है कि हमारा कॉमन मैन सफर कर रहा है, हमारा आम आदमी। मुझे अभी इत्तेफाक हुआ कराची जाने का, मैं आप यकीन कीजिए मैं तो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था कि ये किस तरह से लोगों के साथ क्या हो क्या रहा है और किस तरह से यहाँ पे जिंदगी गुजार। और हमारा वो रोशनियों का शहर जिसको मतलब दुनिया रोशनियों के शहर के तौर पे जाना करती थी, अब सूरत हाल ये है कि वो मतलब कोई लिमिटेड कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, ना कोई शेड्यूल है। तो ये एक बदकिस्मती है हमारी। और जिन माशरों के अंदर गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, बैड गवर्नेंस होती है, जिन माशरों के अंदर इस तरह माइट इज राइट होता है, वहाँ कॉमन मैन सफर करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो कहते हैं ज़बान खल्क़ को निकारे खुदा जान। ये चीजें बहुत अरसे तक चलने वाली नहीं है। अब आप अपने इर्द गिर्द के हालात का जायजा लें, उनके साथ इन चीजों को लिंक करें तो आपको अंदाजा होगा कि वो क्या कहता था शायर ने कहा था ना कि वतन की कर फिक्र नादा। तो वो अब ये सूरत हाल इस वक्त ऐसी बन गई है कि एक तरफ हमारे सरहदों पर हमारे खतरात मंडला रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी जाती जिंदगी में और अपने जाती मामलात में और अपने इज्तिमाई मामलात में इस कदर बेहिस हो गए हैं कि ना इन्हें कोई फिक्र खुदा है, ना कोई इन्हें फिक्र आखिरत है कि आखिर इतना ज्यादा जुल्म करके इंसानियत पर ये किस मुंह से अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। मैं तो अब यहाँ पे टेक्निकल बात करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने आपने एक प्रोग्राम में हमने असेसमेंट की थी, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हमारे जैसे लोग जो कि चीजों की टेक्निकलिटी को मतलब देखने की कोशिश करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि यार कितना इसका मतलब एक एज ए कम्युनिटिव कितना इसका रिटर्न आएगा। हम लोग तो बेबस हो गए ना इसके आगे, क्योंकि यहाँ तो कोई टेक्निकल बात हो ही नहीं रही। अब आप चाहे वो पानी के मसाइल को देख लें, दीगर मसाइल को देख लें, इसमें कोई टेक्निकलिटी अरबाब जहांगीर नहीं छोड़ी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ये एक जुमला है जिसके सर पे ये खड़े। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ से वापस। ये सवाल पहले जरा अहमद चनाय साहब के सामने मैं रख दूँ कि अहमद साहब, ये अब 12% के साथ अगर एक अकलियती शेयर होल्डर इस वक्त सारे फैसले कर रहा है और वो फैसले कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स को अगर डिविडेंड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ पा रही जिस तरह दीगर सेक्टर्स में हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो फिर अब तक रिव्यू क्यों नहीं हो सका इस पूरी सिचुएशन पे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी 24% इसमें शेयर्स मौजूद हैं, यानी खुद गवर्नमेंट भी यहाँ स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद है, या प्राइवेटाइज अगर किसी इदारे को कर दिया गया तो बस जो वहाँ होता रहे फिर उससे आंखें फेर लेनी है सबको?
देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आदाद-ओ-शुमार आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये 12% के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल जो है, वो ज़ाहिर है उनको किसी इंटरनल अरेंजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और केई के जो 12% स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ किसी अरेंजमेंट के तहत दिया गया होगा। और मैं इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि इस अरेंजमेंट को अब रिव्यू करने की ज़रूरत है। जो शेयर होल्डर हैं, उनको जो है वो उठ के आने की ज़रूरत है। और शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक जो मेजर शेयर होल्डर्स और भी हैं 24 और 12 36 के अलावा जो हैं, उनको यूनाइट होना पड़ेगा और यूनाइट होकर इसका मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो बेहतर तरीके से चलाने की बात करनी पड़ेगी। चाहे वो कई खुद चलाए ले जो 12% स्टेक होल्डर्स हों, या चाहे नए लोग आ जाएं जो इसको चलाएं, ताकि ना सिर्फ कंपनी बेहतर तरीके से चल सके, बल्कि जो बेसिक पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इतने सालों से केई में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके शेयरों को जो है वो संभाल के रखा हुआ है, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए और बैलेंस शीट की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए। सही। और अहमद साहब, ये जो यूनाइट होने की आप बात करें, इसका फिर लीगल प्रोसीजर क्या हो सकता है? जैसे हम पार्लिमानी निज़ाम में देखते हैं कि वो एक तरीके अदम एतमाद आती है, तमाम लोग अपने नंबर्स पूरे करते हैं और फिर जो अक़लियती हुकूमत होती है उसके ख़िलाफ़ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो यहाँ पर चूँकि ज़ाहिर एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी हैं, तो अब यहाँ पर यूनाइट होने का लीगल प्रोसीजर क्या हो सकता है? देखिए, इसमें लिस्टेड कंपनीज के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मौजूद हैं कि किस तरह जो है वो कंपनी को टेक ओवर किया जाता है, या किस तरह कंपनी ने जो अकाउंट्स प्रेजेंट किए हैं या बाकी बातें मांगी हैं जनरल बॉडी से, उसको किस तरह वो रिफ्यूज़ करें और किस तरह उसको टर्न अराउंड करें। और इसमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि इससे हटकर, मैंने पहले भी कहा, अब ये कह रहा हूँ कि क्या एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और कई के शेयर होल्डर्स का, जिसकी बुनियाद पे ये 12% पे शेयर होल्डिंग दी गई है, और उसको जो है वो एनालाइज करके उसके और हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्ट है उसके फ्रेमवर्क में रहते हुए जो है वो इसको बेहतर बनाने की बात की जाए। सही। तो डॉक्टर शुएब साहब, हम ये देखते हैं कि जब ये एग्रीमेंट्स जिस वक्त हो रहे होते हैं, उस वक्त ज़ाहिर है वो पब्लिक तो किए नहीं जाते, लेकिन फिर उसके असरात 4 साल 5 साल 10 साल बाद जब निकल कर सामने आते हैं, तो फिर जिस तरह ये के इलेक्ट्रिक की एक मिसाल है और भी दीगर कई मिसालें मौजूद हैं, तो ये अपना हाउस इन ऑर्डर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये एक अक़लियत बहुत सारी अक्सरियत पर इस वक्त हावी हमें के इलेक्ट्रिक में दिखाई दे रही है, और फिर उसका हर कराची का शहरी ज़ाहिर है उसकी जेब पर एक इजाफी बोझ पड़ रहा है और वो मुतासर है। जब आप बात कर रहे थे अमित चनाय साहब से, तो उसमें आपने जब एक जुमला वहाँ पे कहा ना कि बेसिकली जो गवर्नमेंट का भी 24% शेयर है और गवर्नमेंट उसके ऊपर स्टैंड नहीं ले रही, तो जिस चीज में गवर्नमेंट का शेयर है या जिस चीज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर है ना, तो उसको तो हैंडल करना सबसे ज्यादा आसान है ना। यानी हो सकता है अगर ये 24% शेयर किसी और के पास होता ना, यानी ये 100% प्राइवेटाइज होती, तो शायद ये मामला बहुत आसानी से हो सकते थे। गवर्नमेंट को तो सेटल करना अब एक बहुत ही कॉमन सी बात रह गई है ना। बस सिर्फ चंद पार्टीज की जरूरत होती है जब जाके बैठे और आप उसके अंदर उनके साथ मामला तय कर लें। जो मेन इसके अंदर नुक्ता है वो ये है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत उसूल ये होना चाहिए कि जब भी आप कोई एक पब्लिक डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं तो आप उसको फौरी तौर पर रिलीज करें। अच्छा, इग्नोरेंस, हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि जी इग्नोरेंस इज द ब्लेसिंग। हमने एक वतीरा अपना बना लिया है कि हम लोग डिटेल्स में, आप ये देख लीजिए कि रोजमर्रा के मामलात में, बैंक के मामलात है, दीगर मामलात हैं, आपके सामने एक लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त रख दी जाती है या वो डॉक्यूमेंट्स रख दिए जाते हैं और वहाँ पे एक डॉट लगा दिया जाता है कि यहाँ आपने साइन करने, और हम बिल्कुल भी जहमत नहीं करते कि हम एक दफा उन पेपर्स को पढ़ लें। ये आप देखिए ना, ये अब यहाँ से हम जो बड़ी आपके प्रोग्राम से एक बड़ी अवेयरनेस दे सकते हैं कि ये खुदा के लिए जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने लगे, चाहे वो ऑफिशियल नोयत का हो चाहे वो पर्सनल नोयत का हो, आप उसको एक दफा देख तो लें कि ये क्या कह रहा है डॉक्यूमेंट। हमारे साथ आई भी ये हुआ, ये अब जब हम इसकी बात करते स्केल इलेक्ट्रिकल ओनर हो रहे हैं, तो ये आखिर किन टर्म्स पर हुआ है कि आज एक 12% बकौल आपके यूके की जी वो 12% जो है वो जब रूल कर रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर बैठे हुए, तो आखिर उनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है जिसकी वजह से उन्होंने इसको डोमिनेट किया हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा पहली जरूरी चीज है जो कि हम आज अपने प्रोग्राम के साथ से जो आप इस जितने भी मुतासरीन है, यानी पूरी मैंने अहलियान कराची के लिए कह रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया जाए और ये बताया जाए कि ये किन टर्म्स के तहत ये के इलेक्ट्रिक को इतनी ज्यादा इजारादारी दी गई है कि आज वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे। इससे पहले जब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन हुआ करती थी तो जनाब हर कोई चढ़ दौड़ता था और पकड़ के उनका एहतसाब कर लिया करता था, इनका क्यों नहीं करना।
सही। ये इसकी क्या वजह है और आखिर है। इनके पास कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे सही। ये इतने मतलब कुल-ए-नान बने हुए हैं। ठीक है, तो अहमद साहब ये जो शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ पा रही पिछले कई सालों से, बल्कि कुछ सालों में कम भी हुई है बहुत ज़्यादा, तो ये इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? जो इस वक्त एक इंटरनल एक क्योस किसी सिचुएशन है, ये इसी की वजह से ये शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मजीद इस पर नहीं आ पा रहा, ये ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है वैल्यू की सूरत में? देखिए, ये बातें भी अपनी जगह पर हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मज़ीद इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, वो दो चीज़ें देखते हैं कि इस कंपनी का ऑफिशियली प्रॉफिट कितना डिक्लेयर किया जा रहा है और फिर उसकी पर शेयर अर्निंग जो है वो क्या आ रही है और EPS के रेशो के तहत भी क्या आएगी। मैं ये समझता हूँ कि जो रेशो आ रहा है, जो अर्निंग्स आ रही हैं, ओवरऑल प्रॉफिट की भी और पर शेयर रेशो भी, और उसके बाद जो EPS के हिसाब से आता है, तो उसमें जो है वो बड़ी सिलेक्टनेस है। इन्वेस्टर्स कभी भी नहीं आते कि जहां हम ये देखें कि जी एक तो ये इसका प्रॉफिट भी नहीं आ रहा ऑफिशियली जो डिक्लेयर हो रहा है, और साथ साथ इसकी जो है शेयर वैल्यू भी जो है प्रॉफिट के हिसाब से जो है वो इतनी नहीं बन रही कि इसमें कोई काबिल ज़िक्र इन्वेस्टमेंट हो सके। इसलिए लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स जो हैं, वो ऐसे शेयर्स की तरफ जाते हैं जिनका कैपिटल गेन भी आता है, जिनका जो है वो अच्छा डिविडेंड भी आता है। और आप ये देख लें कि रोज़मर्रा के जो शेयर्स हैं, जो रोज़ाना बढ़ रहे हैं या जिनमें ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है या जिनमें एक्टिविटी ज़्यादा है, वो वही हैं कि जो इन्वेस्टर्स के लिए पुरकशिश होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चुनाय साहब, डॉक्टर शुएब अहमद साहब, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।